क्लास 10 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अकबर आलम अपने YouTube चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटा हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया और अम्ल क्षार एवं लवण वाला चैप्टर। मैं 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुका हूँ। 3rd चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वो धातु और अधातु से स्टार्ट होता है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, लघु के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो मैं सभी बच्चों से आशा करता हूं कि आप वीडियो देख रहे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ने का कार्य करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखने का कार्य। देखो बेटा, सबसे पहली परिभाषा में आती है तत्व की परिभाषा। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। एक समान अणु परमाणु से मिलकर बनी हुई संरचना जो होती है वे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के अणु परमाणु से मिलकर होता है, इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थों को हम प्रमुख रूप से इसके नाम से जानते हैं, तत्व के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के अणु परमाणु एवं आयन से मिलकर होता है, पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थों को हम तत्व के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर तत्वों को निम्नलिखित 3 भागों के अंतर्गत बांटने का कार्य किया जाता है। नंबर 1 सबसे पहले आती है धातु, फिर आता है अधातु, फिर तीसरा आता है पाई जाने वाली उपधातु। प्रमुख रूप से क्या करती है, कार्य करती है। हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। धातु हमारा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला सबसे पहला टॉपिक है। आइए हम इसको प्रमुख रूप से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए धातु के बारे में बात करते हैं। धातु किन्हें कहते हैं? तो वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं। मतलब धातु को यदि आप प्रमुख रूप से गर्म करोगे तो वह प्रमुख रूप से गर्म होने का कार्य करेगी। धातु में अगर विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, बिजली जो फैली हुई रहती है, उसको अंतर्गत अगर हम प्रमुख रूप से धारा को प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे तो उसमें धारा भी जो होती है बहने का क्या करती है, कार्य। तो वे पदार्थ जो प्रमुख रूप से विद्युत एवं ऊष्मा के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब जिनमें कुचालक सुचालक होते हैं, जिनमें आसानी से विद्युत धारा जो होती है वह प्रमुख रूप से प्रोवाइड करने का क्या करती है, कार्य करती है। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थों को हम धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इनमें एक गुण पाया जाता है। धातु की एक परिभाषा ये भी बनाई जा सकती है। धातु किन्हें कहते हैं? तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेश के निर्माण का कार्य करते हैं। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थों को हम प्रमुख रूप से धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर प्रस्तुत करूं तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ से। जैसे सोडियम है, सोडियम सिद्ध करना है कि सोडियम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक धातु है। तो सोडियम क्या करेगी? सोडियम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, त्यागेगी। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रही, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम कर रही। भैया कितने इलेक्ट्रॉन निकाले उसने? प्रमुख रूप से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का क्या किया, उसने कार्य किया। तो जब पाई जाने वाली प्रमुख रूप से धातु एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने का कार्य करती है तो भैया जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है उतने ही धनावेश आने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पाई जाने वाली सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इसके ऊपर कितने आवेश आ जाएंगे, एक धनावेश आने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो धातु वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेश को प्रमुख रूप से ग्रहण करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसी प्रकार से अगर हम कॉपर ले लें, कॉपर, तो कॉपर जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने का कार्य करता है। इसलिए इसके ऊपर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हम Cu++ को लेकर प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाएगा, उतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु के ऊपर उतने ही धनावेश आने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक चीज और समझ लो, कैसे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं? तो परमाणु के अंतिम कोश में, ये परमाणु का प्रमुख रूप से पाए जाने वाला नाभिक हो गया, ये नाभिक के बाद ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला प्रमुख रूप से इसका कोश हो गया। तो परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनको प्रमुख रूप से त्यागने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। किसी भी पाए जाने वाले धातु या किसी भी तत्व का वह इलेक्ट्रॉन जो होता है यही इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और यही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा तो जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है उतने धनावेश आ जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा उतना प्रमुख रूप से ऋणावेश आने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो धातु जो होती हैं वे होती हैं जो प्रमुख रूप से अपने अंतर कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं, त्याग देती हैं। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी तो एक धनावेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी तो 2 धनावेश आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी तो 3 धनावेश आने का क्या करेगा, कार्य करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागने का कार्य करेंगे उतना धनावेश आने का क्या होता है, कार्य किया जाता है। तो धातु वे पदार्थ होते हैं या वे तत्व होते हैं जो प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेश को ग्रहण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद आगे चलिए, नेक्स्ट आता है धातु जो होती है वह प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेश को बनाने का कार्य करती है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? धातु को अगर आप पीटोगे तो उससे बिना टूटे हुए
पतली से पतली चादर के निर्माण का, पतली से पतली चादर के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। धातु के इस गुण को आघात वर्धनीयता के गुण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे आप सोने को पीटिए, चांदी को पीटिए, जितना आप पतला कर सकते हैं बिना टूटे हुए सोना और चांदी जो होगा उतना अधिक पतला होने का क्या करता जाएगा, कार्य करता जाएगा। इस गुण को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली आघात वर्धनीयता के गुण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। आप धातु को अगर प्रमुख रूप से खींचते हो तो धातु जो होगी वह प्रमुख रूप से खींचने का क्या करेगी, कार्य करेगी। धातु को प्रमुख रूप से आप जितना खींचने का कार्य करते हो वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु की तन्यता के गुण के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। धातु जो होती है कमरे के ताप पर ठोस होती है। हमारे कमरा है, उस कमरे के ताप पे अगर आप लोहे को रख दो तो ठोस अवस्था के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करेगा, तो सारी परिभाषाओं को आपस में मिला दीजिए तो पूरी टॉपिक को मिला दोगे तो परिभाषा बन जाएगी। धातु किन्हें कहते हैं, तो वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेश को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण उपस्थित रहने का कार्य करता है एवं ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। पाई जाने वाली इस प्रकार के तत्वों को हम धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में या आपसे अतिलंब में पूछा जा सकता है, उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में उपस्थित रहने का कार्य नहीं करती। तो याद रखना मरकरी या पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कमरे के ताप पर अर्धठोस अर्थात द्रव की अवस्था के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। धातुओं के भौतिक गुण में आ जाओ तो धातुओं के कुछ प्रमुख गुण निम्नवत है। नंबर 1 सबसे पहले पॉइंट पे आ जाएंगे, सबसे पहले पॉइंट में आएंगे। धातुएं जो होती हैं, धातुएं प्रमुख रूप से धातु में चमक पाई जाती है। धातुओं में पाई जाने वाली जो विशेष प्रकार की चमक होती है उसको हम धात्विक चमक कहते हैं। सोने को देखो चमकता है, क्यों चमकता है, क्योंकि उसके अंतर्गत धात्विक चमक उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। और धात्विक चमक को जो बनाने का कार्य करती है वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं के अंतर्गत प्रमुख रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है, जिसके कारण उनकी सतह जो होती है वो चमकने का क्या करती है, कार्य करती है। अब यहाँ पे एक और कारण बताया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उन धातुओं को प्रमुख रूप से लिखिए या उन अधातुओं को लिखिए या ऐसे पदार्थों को लिखिए जो धातु नहीं है लेकिन फिर भी चमकने का क्या करती है, कार्य करती हैं। एकमात्र आता है बात आयोडीन जो है, आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को सी से लिखकर प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है, ये कार्बन के अपरूप है, मतलब कार्बन के द्वारा अपरूप का मतलब होता है जिनमें प्रमुख रूप से उसी के समान पाए जाने वाली संरचना उपस्थित रहने का कार्य करे। तो याद रखना आयोडीन और पाए जाने वाली प्रमुख रूप से ग्रेफाइट जो है यह एकमात्र ऐसी अधातुएं हैं जो चमकीली होती हैं, मतलब इनमें चमक जो होती है, धातु में चमक जो होती है वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। याद रखना ये आयोडीन और ग्रेफाइट कोई धातु नहीं है लेकिन फिर भी ये चमकने का क्या करती है, कार्य करती है। ये अधातुएं हैं जो प्रमुख रूप से चमक उत्पन्न करने का क्या कर सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। अगला विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता। तो याद रखना धातुएं जो होती हैं, धातुएं वह प्रमुख रूप से विद्युत एवं ऊष्मा की कैसी होती है, चालक, अर्थात इनमें विद्युत तथा ऊष्मा जो होती है उसके प्रवाह का कार्य किया जा सकता है और यह प्रमुख रूप से आसानी से विद्युत धारा एवं ऊष्मा जो होती है वह चलयमान होती है, अर्थात धातुएं जो होती हैं वह ऊष्मा की सुचालक होती है। उनमें यदि आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, ऊष्मा प्रवाहित की तो ऊष्मा प्रवाहित होने का क्या करेगी, कार्य करेगी। ऐसा क्यों हो पाता है? अगर आपसे कोई पूछे धातुएं प्रमुख रूप से विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, क्यों होती हैं, कारण से स्पष्ट करो। तो धातुएं प्रमुख रूप से ऊष्मा की सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, धातुओं के द्वारा, ये धातु है ना, इस धातु ने प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन को प्रमुख रूप से त्यागने का क्या किया, कार्य किया। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, एक धनावेश प्रमुख रूप से क्या हो गया, आ गया। तो धातुएं प्रमुख रूप से जिस इलेक्ट्रॉन को त्यागने का कार्य करती है उन्हें हम प्रमुख रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने का कार्य करता है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में विद्युत तथा ऊष्मा जो होती है वह प्रमुख रूप से बहने का या चलय होने का या चलयमान होने का प्रमुख रूप से क्या करती है, कार्य करती है। धातुओं में विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रभाव क्यों होता है, एक वर्ड में आंसर, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। चलिए अगले पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे ऊष्मा की सुचालक होती है, हो गया ना, क्यों होती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर अगर पूछ लिया जाए उस धातु का नाम लिखिए जिसमें पाई जाने वाली विद्युत तथा ऊष्मा का चलयमान जो होता है या विद्युत तथा ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती है, उन धातुओं का नाम लिखिए जो विद्युत तथा ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती है। तो सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। चांदी का तार जो होता है वो बहुत तेजी से विद्युत धारा को प्रभावित करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद कॉपर, अपने घर में कॉपर की वायरिंग होती है
जिसमें आसानी से विद्युत धारा जो होती है बहने का क्या करती है, कार्य करती है। एक और नोट आपसे पूछा जा सकता है, इनके अलावा उनके बारे में लिखिए, ऐसे तत्वों के बारे में लिखिए जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाह करने पर विद्युत धारा तथा ऊष्मा का प्रवाह का कार्य कर लिया जाता है। तो टंगस्टन बल्ब में देखा होगा, बल्ब जो होता है ना, बल्ब में जो फिलामेंट होता है, उसी फिलामेंट के अंतर्गत जिसके अंतर्गत बल्ब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण बल्ब चमकने का कार्य करता है, वह प्रमुख रूप से टंगस्टन नामक धातु से मिलकर बने रहने का क्या करता है, कार्य करता है। तो याद रखना टंगस्टन में भी प्रमुख रूप से धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। लेड अर्थात प्रमुख रूप से लेड जो होता है, इसमें भी धारा का प्रवाह प्रमुख रूप से आसानी से हो जाता है। बैटरियां जो होती हैं, बैटरियां उनमें लेड उपस्थित रहने का कार्य करता है, इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह आराम से हो जाता है। मरकरी में भी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने का कार्य करता है। ये सभी धातुएं नहीं है, याद रखना, ये सभी प्रमुख रूप से धातुएं नहीं है, परंतु इनमें आसानी से विद्युत तथा ऊष्मा का जो चलमान होता है या चालन होता है, बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। चलिए नोट देख लो, लिखा है तत्वों की चालकता का क्रम, मतलब सबसे अधिक पाई जाने वाली विद्युत तथा ऊष्मा का जो चालन होता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है। सबसे अधिक होता है चांदी में, फिर होता है कॉपर में, फिर होता है पाए जाने वाले एल्यूमिनियम के अंतर्गत यह क्रिया संपन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। अगला टॉपिक हमारा आता है आघात वर्धनीयता। अभी मैंने बताया कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पीट कर उनकी पतली से पतली चद्दर के निर्माण का कार्य किया जा सकता है, बिना टूटे हुए प्रमुख रूप से उनके चादर के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। धातुओं का यही गुण जो होता है, इसकी को हम प्रमुख रूप से आघात वर्धनीयता के गुण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखना, चांदी को आप जितना चाहे पतले से पतला चादर के निर्माण का कार्य कर सकते हैं। सोने के द्वारा भी आप पतले से पतली चादर के निर्माण का कार्य कर सकते हैं। देखिए उदाहरण दिया है, सोना जो है, सोना ओरियम एयू, ओरियम अर्थात सोने को एयू के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में सोने को ओरियम कहा जाता है। तो याद रखना, सोना जो होता है, सोना, इसकी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली पतली से पतली कितनी पतली चादर के निर्माण का कार्य किया जा सकता है, तो 0.001 मिलीमीटर से भी पतली चादर के निर्माण का कार्य हम प्रमुख रूप से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम और कॉपर को भी यदि आप पीटने का कार्य करते हो तो उनसे भी बिना टूटे हुए प्रमुख रूप से पाई जाने वाली पतली से पतली चादर के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। इसके बाद आ जाए अपवाद में। अपवाद में देखिए, जिंक और पाई जाने वाली मरकरी जो है, यह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातुओं के अंतर्गत आने का कार्य करती है, लेकिन इनको अगर आप पीटने का कार्य करोगे तो यह प्रमुख रूप से आघात वर्धनीयता के गुण को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने का कार्य नहीं करती, यह टूट जाएंगे। अगर जिंक को आपने पीटा तो वह टूट जाएगा, पतली से पतली चादर के निर्माण का कार्य नहीं किया कर सकता। इसी प्रकार से मरकरी को भी आप पीटकर पतली से पतली चादर के निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, तन्यता के गुण में। तन्यता के गुण में आइए। तन्यता का मतलब मैंने बताया कि आप प्रमुख रूप से धातुओं की खींचकर उनके पतले से पतले तार के निर्माण का क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। धातुओं का यही गुण जो होता है, इसको हम तन्यता के गुण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा प्रमुख रूप से पतले से पतला तार खींचा जा सकता है। उसी प्रकार से चांदी इसकी धातु से 0.008 मिलीमीटर व्यास का प्रमुख रूप से महीन तार जो होता है, उसको हम प्रमुख रूप से क्या कर सकते हैं, खींचने का कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि धातु में प्रमुख तन्यता गुण पाया जाता है, इसको आप प्रमुख रूप से आसानी से खींचने का कार्य कर सकते हो। नोट देख लो, नोट देखो, जिंक, मरकरी और गैलियम ये भी धातु हैं, लेकिन इनको आप इनमें तन्यता का गुण उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता। याद रखना, क्वेश्चन दिया जाएगा उन धातुओं का नाम लिखिए जिनमें तन्यता का गुण उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता, तो आप लिखेंगे जिंक, पाए जाने वाली मरकरी और पाया जाने वाला गैलियम। ये प्रमुख रूप से ऐसी धातु हैं जिनको प्रमुख रूप से खींचने का कार्य या जिनमें तन्यता का गुण उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता। चलिए अगला आ जाएगा, टॉपिक लिखा है कठोरता। तो धातुएं जो होती है साधारणतः प्रमुख रूप से कैसी होती है, कठोर होती है। जैसे एल्यूमिनियम कठोर होती है, कॉपर कठोर होता है, आयरन, Fe लोहा जिसको हम कहते हैं, ये भी कठोर होता है। नोट याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मृदु धातु किसे कहते हैं, तो याद रखना, और सोडियम, पोटेशियम या पाई जाने वाली मृदा धातुओं को मृदु धातु के नाम से जाना जा सकता है। ये ऐसी धातुएं हैं, इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको आप चाकू से, स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील के चाकू से आसानी से आप इनको काटने का क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। तो याद रखना, प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सोडियम, पोटेशियम एक ऐसी धातु के अंतर्गत आती है, इनको आप आसानी से प्रमुख रूप से चाकू के द्वारा काटने का कार्य कर सकते हो। अर्थात ये धातुएं जो होती है इनको मृदु धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। परिभाषा पूछी जाए मृदु धातु किन्हें कहते हैं, तो वे धातुएं जिन्हें हम स्टेनलेस स्टील के द्वारा आसानी से काटने का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार की पाई जाने वाली धातुओं को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली किसके नाम से, इस प्रकार की धातुओं को हम मृदु धातु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैया
कौन सी धातुएं पूर्ण रूप से धातुएं हैं लेकिन वह कठोर नहीं होती, उनके नाम बताइए तो सोडियम, पोटेशियम या पाई जाने वाली मृदा धातुएं जो होती हैं, ऐसी धातुएं होती हैं जिनको आप चाकू से काटने का कार्य कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से कैसी होती है, मुलायम होती हैं, इसलिए इनको मृदु धातु के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, सॉफ्ट मेटल के नाम से, मृदु धातु के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। चलिए अगले टॉपिक में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया टॉपिक में। अगले पॉइंट पे आओ, अगले पॉइंट पे आओ, गलनांक एवं क्वथनांक। बहुत सिंपल सी परिभाषाएं लिखी मैंने, छोटी छोटी परिभाषाएं। वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने का कार्य करती है, उसे उस धातु के पूर्ण रूप से गलनांक के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। गलनांक क्या है, तो यह पूर्ण रूप से पाया जाने वाला वह ताप है जिस पर पाई जाने वाली धातु जो होती है वह पूर्ण रूप से अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव की अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार से पाई जाने वाली पूर्ण रूप से धातु के अंतर्गत यही ताप जो होता है, इसको हम गलनांक के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। क्वथनांक आ जाओ, क्वथनांक तो जब पाया जाने वाला वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी द्रव अवस्था से सीधी वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होने का कार्य करे, द्रव अवस्था से सीधी गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का कार्य करे, इसे हम धातु के पूर्ण रूप से क्वथनांक के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा Fe आयरन जो है इसका गलनांक पूर्ण रूप से 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर धातु का गलनांक 1038 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात अगर आप Fe को या लोहे को इतने टेम्परेचर पे गर्म कर दो, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो, तो लोहा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। कॉपर धातु को 1038 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो तो ये भी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम को पूर्ण रूप से 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो, पिघल जाएगा। पोटेशियम को 64 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो, पिघल जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से धातुओं का गलनांक है जिसपे धातु की ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव की अवस्था में पूर्ण रूप से आने का क्या करती है, कार्य करती है। एक देखो इसमें नोट बहुत इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उन धातुओं का नाम लिखिए जिनको हम पूर्ण रूप से मुट्ठी में रखने पर, अगर हम उनको मुट्ठी में रख लें, हाथ पे रख लें, तो वह पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, गल जाती है। वे धातुएं जिनको हाथ में रखने पर वह पूर्ण रूप से गलने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार की पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिख दीजिए। तो याद रखना सीजियम और पाए जाने वाला गैलियम ऐसी धातुओं के अंतर्गत आने का कार्य करता है कि जिनको यदि आप हाथ पे रख लोगे तो हाथ के टेम्परेचर से लिए पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, आसानी से गलने का कार्य कर लेंगे। चलो अगले टॉपिक पे आओ, घनत्व पे। घनत्व पे आइए, लिखा है सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है, मतलब सभी धातुएं कैसी होती हैं, भारी होती है कि नहीं। सभी धातुएं पूर्ण रूप से कैसी होती हैं, भारी, इसलिए इनका घनत्व पूर्ण रूप से कैसा होता है, बहुत उच्च होता है। याद रखिएगा, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, भारी होती है, इनका घनत्व पूर्ण रूप से कैसा होता है, अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन धातुओं का नाम लिखिए जिनको पूर्ण रूप से पाई जाने वाली ऐसी धातुएं जो पूर्ण रूप से कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। तो अगर हल्की धातुओं का नाम पूछा जाए तो हल्की धातुओं के अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातुएं जो पूर्ण रूप से कैसी होती है, बहुत हल्की होती हैं। सोडियम के टुकड़े को यदि आप पानी पे डालो तो सोडियम के टुकड़े को अगर आप पानी में डालोगे तो वो पानी की सतह पर पूर्ण रूप से चलने लगेगा और तैरने का कार्य करने लगेगा। तो याद रखना सोडियम धातु है लेकिन पूर्ण रूप से पाए जाने वाले जल के अंतर्गत ये क्या करता है, जलने का क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। इतनी हल्की धातु होती है कि जल की सतह पर ये आसानी से तैरने का क्या करती रहती है, कार्य करती रहती है। याद रखिए भंगुरता में, भंगुरता क्या होता है, तो यह किसी भी तत्व का वह गुण होता है जिसमें पाए जाने वाले तत्व को यदि ऊपर से नीचे की ओर गिराने का कार्य किया जाए तो पाया जाने वाला तत्व छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने का कार्य करे। पाई जाने वाली इस क्रिया को पूर्ण रूप से भंगुरता की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वह क्रिया जिसमें पाए जाने वाले तत्व को ऊपर से नीचे की ओर गिराने पर पाया जाने वाला तत्व छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने का कार्य करता है। पाई जाने वाली इस क्रिया को पूर्ण रूप से भंगुरता की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चूंकि धातु बहुत कठोर होती है इसलिए मैं भंगुरता का गुण उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता। लोहे को ऊपर से नीचे पटक दो वह टूटने का काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। लेकिन कांच में भंगुरता का गुण पाया जाता है। कांच धातु नहीं है, उदाहरण बता रहे हैं। कांच जो है, कांच भंगुरता के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। कांच को ऊपर से नीचे पटक दो तो कांच क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो कांच जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों टूट गया, क्योंकि ये कठोर नहीं है, ये आसानी से पूर्ण रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने का कार्य करता है। तो वे तत्व जिनको ऊपर से नीचे की ओर गिराने पर वह पूर्ण रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने का कार्य करते हैं। पाए जाने वाले किसी गुण को हम भंगुरता के गुण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलो अगला आओ ध्वनि। अगला ये टॉपिक ध्वनि। भैया धातुएं जो होती हैं, धातुओं को यदि आप हथौड़े से पीटो तो ध्वनि आवाज को उत्पन्न करने का कार्य करती है। आपने अपने स्कूल के अंतर्गत देखा होगा जो घंटे लगे होते हैं या मंदिर में जो घंटी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है,
क्योंकि धातुओं को प्रमुख रूप से यदि आप पीटने का कार्य करोगे तो वह प्रमुख रूप से क्या करती हैं, आवाज को उत्पन्न करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसीलिए स्कूल में या मंदिरों में प्रमुख रूप से घंटी को लगाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जो आवाज को उत्पन्न करने का क्या करती है, कार्य करती है। विलेयता, सवाल ही नहीं उठता कि पाई जाने वाली धातु प्रमुख रूप से किसी पदार्थ के अंतर्गत घुलने का कार्य करे। धातु किसी भी पदार्थ के अंतर्गत प्रमुख रूप से घुलने का कार्य नहीं करती। तो यह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो गुण थे ये भौतिक गुण थे बेटा, ये धातुओं के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भौतिक गुण है। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों से ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मैंने जो भी आपको समझाया वो आपकी समझ में भी आएगा। अगर किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछने का काम कर सकता है। इसको विशेष तौर पे हमें याद रखना है। तो याद रखिएगा, आप घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, पढ़ने का कार्य करते रहना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नए नए वीडियो मिलने का कार्य कर सकें। इसी आशा के साथ मैं अपना आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नए वीडियो के लिए मेरा इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।